Good evening, everybody. Namaste. On behalf of Cycling Association of Maharashtra and नमस्कार। Cycling Federation of India, मैं आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इसलिए कि हम लोग साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्य हैं और हमेशा हमारे साथ साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया रही है। हम जो भी उपक्रम करते हैं उसके लिए साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का हमें बहुत ही सहयोग हमेशा रहा है। आज मैं स्वागत करता हूं यहाँ पे श्री वीरेंद्र सिंह जी का, जो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर है और जो नेशनल एकेडमी है नई दिल्ली में, परसूट के वो नेशनल चीफ कोच है। तो मैं उनका भी आज यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से, और आप सभी हमारा जो महाराष्ट्र का साइकिलिंग फैमिली है वो उन सब की ओर से। आज हम शुरू करने के पहले दोस्तों मैं आपसे कुछ बात शेयर करना चाहूँगा कि अगले कुछ दौर में कुछ दिनों में महाराष्ट्र में जो लॉकडाउन शुरू हुए वो लॉकडाउन अभी कम हो रहा है। मतलब सब जो डेली हमारे जो कामकाज है वो शुरू होने जा रहे हैं। तो इसी दौरान हमारे जो स्टेट चैंपियनशिप या बाकी जो भी इवेंट है तो वो भी रहेंगे। मैंने जैसे कि पहले भी आपको पहले मीटिंग में भी कहा था कि आप लोग अपनी तैयारी इंडोर या कैसे जैसे भी आपको ट्रेनिंग का है वो आपका शुरू रखना है, आपका शेड्यूल शुरू रखना है। और जैसे भी पॉसिबल है हमारे स्टेट चैंपियनशिप या नेशनल चैंपियनशिप जरूर होंगे। हमारी ये कोशिश है कि जो हम हर साल पुणे बारामती नेशनल लेवल की जो साइकिल रेस करते हैं वो ऑन ग्राउंड एक्चुअली फिजिकली हो। अगर वो नहीं भी होती है तो हम लोग वर्चुअल करने की कोशिश कर रहे हैं। 99% वो फिजिकली हो जाएगी, 1% हम लोग यही वर्चुअल होने की चांसेस है। लेकिन ये पुणे बारामती रेस इस साल हम लोग जरूर ऑर्गेनाइज करेंगे। दूसरी जो हमारे जो स्टेट चैंपियनशिप या हमारी जो बाकी जो इवेंट्स है वो अपने शेड्यूल के हिसाब से हो जाएंगे। मैं ज़्यादातर आपको एक कोशिश रहेंगी मेरी कि हमारी साइकिलिंग एसोसिएशन महाराष्ट्र की कि अगले संडे हम लोग आपको एक फाइनल शेड्यूल हमारा जो स्टेट लेवल का है वो जरूर शेयर करेंगे। इसके अलावा हमारी इस साल से जो स्टेट लेवल पहले हम लोग मास्टर्स का प्लान कर रहे हैं, मास्टर्स हमारी होने जा रही है अगस्त सितंबर में होगी। उसी वक्त हम लोग CFI से कंसल्ट करके हमारी मास्टर्स नेशनल चैंपियनशिप भी ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे, या मोस्ट प्रोबेबली वो भी हो जाएगी। हो सकता है महाराष्ट्र में होगी या और कहीं पे भी होगी, लेकिन होने के चांसेस है। तो ये हमारा छठा वेबिनार मीटिंग है। इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो नए कुछ सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर एक आपको प्रकाश डाला जाए, आपको उसकी मालूमात होना चाहिए, वो होनी जरूरी है। बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो हम साइकिलिंग करते वक्त भूल जाते हैं या हम निगलेक्ट रह जाते हैं, तो उसकी जानकारी, बेसिक जानकारी देना ये हमारा कोशिश है। आगे चल के हम लोग इसमें डिटेल में जाएंगे, लेकिन बेसिक जो जानकारी वो हर एक को होना जरूरी है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप सभी लोग आज का जो सब्जेक्ट है उसमें आप लोग अपना पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए, और आखिर में हम लोग एक 10 टाइम मिलता है तो हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर वक्त नहीं मिलता है तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि आप वो क्वेश्चन लिख के हमें मेल कीजिए, या फिर संजय साठे सर के मोबाइल पे उसको व्हाट्सएप करिए, आपको उसके जवाब जरूर दिए जाएंगे। या फिर एक सेशन हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर के लिए रखेंगे, तो उसमें जो साइकिलिस्ट है, जो टेक्निकल चीजें है उसकी आपको मालूमात कर दी जाएगी। आज जो हमारा सब्जेक्ट है उसके ऊपर मिसेस अमृता कारखानीस देशमुख ये हमें जानकारी देंगी। वो मास्टर्स इन साइकोलॉजी है। उसके अलावा वो साइकिलिंग अपने जमाने में बहुत अच्छी साइकिलिस्ट रह चुकी है। उसने 2 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल्स नेशनल ट्रैक साइकिलिंग में और रोड साइकिलिंग में जीते हैं। और जो उसका बेस्ट परफॉर्मेंस है इसके लिए मिसेस अमृता को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शिव छत्रपति अवार्ड देके नवाजा है। उसके अलावा वो ट्रायथलॉन में भी नेशनल चैंपियन है, और सी स्विमिंग में उन्होंने एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड किया है। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपना एक मिनट
वो अपना जो लेक्चर है वो या जो इस सब्जेक्ट में जानकारी है वो हमें दे दें। आज जो हम सब्जेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कशन ऑन मेंटल टफनेस फॉर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एंड एक्सीलेंस। अमृता जी आप शुरू करिए प्लीज। थैंक यू प्रताप सर। महाराष्ट्र साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया दोनों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमने मेंटल ट्रेनिंग या मेंटल टफनेस इस सब्जेक्ट को इस वेबिनार के सेशंस में एक इम्पॉर्टेंट जगह दी है। जैसे प्रताप सर ने कहा, मैं खुद एक साइकिलिस्ट रह चुकी हूँ, सो आज का सेशन मेरे लिए जरूर थोड़ा इमोशनली सेंसिटिव है। ये मेरा गेम रह चुका है और मैं जानती हूँ क्या चैलेंजेस होते हैं इस गेम के। सो मुझे 1 मिनट दीजिए। क्या आप मेरा स्क्रीन देख सकते हैं? हाँ जी दिख रहा है। ओके जी। सबसे पहले शुरुआत करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि जब भी कोई स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में बताता है या बोलता है तो वो देखते हैं कि एक अच्छा सा फिट इंसान जो बहुत स्ट्रांग है फिजिकली, वो एक अच्छा एथलीट होता है। लेकिन सिर्फ फिजिकल फिटनेस या फिजिकली फिट होना इतना ही सक्सेस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता। सक्सेस के लिए मेंटल फिटनेस भी उतनी ही जरूरी है। काफी सालों तक हमने फिजिकल फिटनेस को सबसे ज्यादा प्राधान्य दिया था। उसके बाद हमने टेक्निकल स्किल्स, रिहैबिलिटेशन यानी इंजरी के बाद की प्रिपरेशन, फिर न्यूट्रिशन के पास भी हमने ध्यान दिया। लेकिन मेंटल ट्रेनिंग एक सबसे साइड में रखा हुआ या फिर टेकन फॉर ग्रांटेड ऐसा सब्जेक्ट रह चुका है। आज मैं इसी के बारे में कहने वाली हूँ कि मेंटल टफनेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे आपने साइकिलिंग के स्किल्स सीखे, जैसे आपने फिटनेस अपनी बनाई है, वैसे ही मेंटल ट्रेनिंग करके हम मेंटल फिटनेस भी डेवलप कर सकते हैं। हम मेंटली टफ हो सकते हैं। एक रिसर्च किया गया था इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर कि कौन सबसे टफ प्लेयर है। तो लोगों को लगता है कि जो सक्सेसफुल प्लेयर्स होते हैं वो मेंटली टफ होते हैं। तो इस हिसाब से तो सचिन तेंदुलकर सबसे मेंटली टफ प्लेयर होने चाहिए थे, लेकिन ऐसी बात नहीं होती। मेंटल टफनेस और सक्सेस का डायरेक्ट नाता नहीं होता, लेकिन मेंटल टफनेस ये सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये है कि मेंटल टफनेस इज अबाउट कौन 10 बार गिर के वापस उठकर कोशिश करना कंटिन्यू करता है। और उस हिसाब से महेंद्र सिंह धोनी या फिर कोहली, इनको मेंटली टफ देखा गया था। आज उसी की वजह से उन्हें ये पोजीशंस दी गई है जिसकी वजह से वो लीड करते हैं इंडियन टीम को। सो मेंटल टफनेस यानी सक्सेसफुल एथलीट, ये एक धारणा गलत है। लेकिन सक्सेस के लिए जो एक कमिटमेंट लगता है, जो एक कंटिन्यूएशन लगता है, एक परसिस्टेंस लगता है, उसके लिए मेंटल टफनेस बहुत जरूरी होती है। जब हम मेंटल टफनेस के बारे में बात करेंगे तो मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे जो पैरामीटर्स है, हम कैसे मेंटली टफ हो सकते हैं, तो कोई बाहर की चीजें हमें हेल्प नहीं करने वाली। मेंटल टफनेस के लिए हमें अपने आप के ऊपर काम करना पड़ता है। और उसी के लिए कहते हैं कि जो मेंटल ट्रेनिंग करते हैं, जो मेंटल टफनेस ट्रेनिंग लेते हैं, वो एक अच्छे बेहतरीन इंसान और खिलाड़ी बन जाते हैं। वो अपने आप को पहचानते हैं, अपने स्ट्रेंथ्स को पहचानते हैं, अपनी वीकनेसेस को पहचानते हैं। और क्योंकि वो अपने स्ट्रेंथ्स को डेवलप करते हैं, अपनी वीकनेसेस के ऊपर काम करते हैं, वो अपना बेस्ट बन जाते हैं। सो दे गेन एन एज ओवर देमसेल्व्स एंड फिर दूसरे के ऊपर बेहतरीन होने की कोशिश करते हैं। तो पहले हमें अपने आप का बेहतरीन वर्जन बनना है और फिर हमें किसी और को हराने की कोशिश के बारे में बात करनी है। ठीक है। सो मेरा इंट्रोडक्शन सर ने ऑलरेडी दे चुके हैं, तो मैं इसमें अभी वक्त नहीं स्पेंड करूंगी। ऐसा कहते हैं कि स्पोर्ट्स 10% फिजिकल होता है और 90% मेंटल होता है। मैं जानती हूँ कि काफी लोग इससे अग्री करेंगे, क्योंकि पूरे साल मेहनत करने के बाद भी अगर कंपटीशन के टाइम आपके मन में विचार आए कि क्या मैं आज अच्छा चला पाऊंगा, क्या मेरे पैर चलेंगे, क्या मैं आज अच्छा एवरेज दे पाऊंगा, क्या मैं मेडल जीत पाऊंगा, ये जो थॉट्स होते हैं इनको हम सेल्फ डाउट्स कहते हैं। एक प्रकार के नेगेटिव थॉट्स होते हैं और एक नेगेटिव थॉट में पूरी
साल की मेहनत पानी में डालने की क्षमता होती है। और इसी के लिए कहते हैं विनर वही होता है जो कंपटीशन के दिन मेंटली स्ट्रांग हो। फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने इस लॉकडाउन में कितने मिनट, कितने घंटे छोड़िए कितने मिनट अपने मेंटल ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान दिया है, तो मैं जानती हूँ सब लोग कहेंगे बिल्कुल नहीं। आज जैसे प्रताप सर ने कहा कि आप प्रैक्टिस कंटिन्यू कीजिए। हम लकी है कि हमारे स्पोर्ट में हम ट्रेनर के ऊपर घर के अंदर भी साइकिलिंग कर सकते हैं। तो हमने हमारी साइकिलिंग की ट्रेनिंग 99% रुकाई नहीं है, लेकिन क्या हमने बाकी सब कंपोनेंट्स के ऊपर काम किया है जो हमारे लिए सक्सेस के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें मेंटल ट्रेनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ, कैसे बता रही हूँ, क्योंकि मैंने मेरे स्पोर्ट्स के साथ पढ़ाई करने के समय साइकोलॉजी इस विषय में मेरा मेजर्स और मास्टर्स किया। साइकोलॉजी ये विषय इज द स्टडी ऑफ माइंड, ये हमारे मन का अभ्यास करता है। हर व्यक्ति एक विशिष्ट पद्धति से सोचता है, भावनाएं महसूस करता है और उसी के हिसाब से वो बर्ताव करते रहता है। स्पोर्ट्स में कहने जाए तो प्रैक्टिस में एक खिलाड़ी बहुत ही अलग तरीके से सोचता है, लेकिन कंपटीशन में आने के बाद वो कुछ अलग ही सोचने लगता है। प्रैक्टिस में उसे उतना डर नहीं लगता, लेकिन कंपटीशन में उसे डर, उसे नर्वसनेस, एंजाइटी, बहुत चिंता होती है, कभी कभी गुस्सा, इरिटेशन, ऐसी इमोशंस आते हैं। प्रैक्टिस में उसका परफॉर्मेंस काफी हद तक अच्छा होता है, लेकिन कंपटीशन में काफी बार देखा गया है कि खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस प्रैक्टिस जैसा नहीं होता। अब क्यों ये बदलाव आ जाते हैं? इंसान तो वही है, लेकिन कंपटीशन के टाइम एक व्यक्ति के विचारों में, भावनाओं में और उसके परफॉर्मेंस में ऐसे बदलाव क्यों आते हैं, इसी विषय को स्पोर्ट्स साइकोलॉजी समझाने की कोशिश करता है। मैं एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हूँ और यही सब टेक्निक्स मैं प्लेयर्स, पेरेंट्स और कोचेस तक पहुंचाती हूँ। आज के सेशन में हम मेंटल ट्रेनिंग की जरूरत क्या है और वो क्यों करनी चाहिए ये समझने वाले। दूसरी चीज, जब हम मेंटल टफनेस के बारे में बोलते हैं तो आज के सेशन 1 ही घंटे का है, तो मैं कुछ छोटे से टिप्स देने वाली हूँ। तो 4 सीज है मेंटल टफनेस की। उन 4 सी के ऊपर अगर आपने काम किया तो जरूर आप आपके फिजिकल और टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ ही आपके मन को भी प्रिपेयर कर पाओगे आगे आने वाले कॉम्पिटिशन्स के लिए। उसी के साथ मेंटल ट्रेनिंग सिर्फ कंपटीशन के दौरान ही यूज नहीं होती, कंपटीशन से पहले आप मन को कैसे प्रिपेयर करती हो इसके लिए भी होती है। तो उसके लिए कुछ टिप्स देने वाली हूँ। उसी के साथ कंपटीशन होने के बाद आपका मन कभी कभार खुश होता है तो कभी कभार उदास हो जाता है। मन का ख्याल कंपटीशन के बाद कैसे लेना है ये हम जानेंगे, क्योंकि अगले कंपटीशन पर इस कंपटीशन के रिजल्ट का इम्पैक्ट होता है। ऐसे छोटा सा एक सेशन होगा। मैं जानती हूँ कि ये एक अलग विषय है आप सबके लिए, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि काफी बार जब हमें सवालों के जवाब नहीं मिलते कि हमारा परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रहा है, तो लोगों को ये पता होता है कि अंदर से कुछ डर जो है या फिर चिंता जो है ये मुझे सता रही है, खा रही है, लेकिन हम किसी से बात नहीं करते। मेंटल ट्रेनिंग की जरूरत क्या है? आप रोज ट्रेनिंग करते हो, फिर भी आपका रोज की ट्रेनिंग का परफॉर्मेंस अलग होता है। क्या चेंज होता है? आप तो वही हो, उतना ही आता है, फिटनेस तो वैसा ही है, खाते पीते भी वैसे ही हो, सोना नींद भी लगभग उतनी ही होती है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपके ट्रेनिंग में चेंजेस लाती है? इसे हम मेंटल स्किल्स कहते हैं। मन में होने वाले जो उथल पुथल है उसकी वजह से आपके परफॉर्मेंस के ऊपर असर होता है, और उसी के लिए जितना मन स्थिर हो उतना आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट आपके मन को स्थिर रखना सिखाते हैं। उसी के साथ दूसरा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। जब आप नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर खेलोगे तब आपको पता चलेगा कि लगभग सब प्लेयर्स एक ही तरह के स्ट्रेंथ रखते हैं, टेक्निकली भी उन्हें उतनी ही चीजें आती है, लेकिन उस दिन जो अपने स्ट्रेंथ और टेक्निक को अच्छे से उपयोग कर पाए वही विनर कहलाता है। इसका मतलब उस दिन जो सोचता है मैं कर सकता हूं वही
विनर होता है. That means it is a lot to do with your mind. Mental training is very important because the winner is the one who is better with his mental skills. तो जब तक आप mental skills अपने develop नहीं करते, आप winning के chances से थोड़े पीछे हो. अगर आपने mental skills सीखने की कोशिश की, तो आप मेडलिस्ट या मेडल्स जीतने के नजदीक पहुंच सकते हो. हम काफी बार साइकिलिंग करने के टाइम फिजिकल फिटनेस की ओर भी इतना ध्यान नहीं देते. आजकल देने लगे हैं, लेकिन टेक्निकल ट्रेनिंग पर जितना हम फोकस करते हैं, उतना हम बाकी सब चीजों पर नहीं करते. माइंड कॉन्फिडेंट होने के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो अपने ऊपर विश्वास रख सके कि हाँ, मैं फिजिकली फिट हूँ, हाँ, मैं टेक्निकली जानता हूँ मुझे क्या करना है इस टेरेन के ऊपर, इस रोड के ऊपर, इस सिचुएशन में. मैं जानता हूँ कि मुझे मेरे स्ट्रेंथ को कैसे यूज करना है इन विन कंडीशंस में, इन ड्रास्टिक सिचुएशंस में. मेरा मन अगर शांत ना हो तो मैं अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे सकता. मैंने सब कुछ कर लिया है, लेकिन कंपटीशन से पहले अगर अच्छे से खाया नहीं, मैंने एनर्जी रिसोर्सेज बनाई नहीं, तो मैं मेरा परफॉर्मेंस नहीं दे सकती. तो मेरा खाना पीना भी उतना ही जरूरी है इस मशीन को चलाने के लिए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा जो शरीर है वो इस तरह की ट्रेनिंग के लिए नहीं बना था. तो जिस तरह का ट्रेनिंग हम करते हैं उसके लिए वेयर एंड टेयर होता है बॉडी में, तो हमारी बॉडी की रिकवरी होनी बहुत जरूरी होती है. So rest and recovery is the sixth component. Physical fitness, technical training, tactical training, mental training, diet nutrition and rest and recovery. ये 6 चीजें हैं जिससे आप पीक परफॉर्मेंस मिला सकते हो. अब मैंने आपको पूछा कि आपने इस लॉकडाउन पे कितनी चीजों के ऊपर काम किया, तो आई एम श्योर यू विल से यस, हमने फिजिकल फिटनेस किया क्योंकि वो हम घर पे कर सकते थे. यस, हमने टेक्निकल ट्रेनिंग किया क्योंकि जो लोग सुबह जा पा रहे थे उन्होंने साइकिलिंग की ट्रेनिंग की है या फिर होम ट्रेनर्स पे भी किया है. लेकिन क्या आपने टैक्टिकल ट्रेनिंग की? नहीं. क्या आपने मेंटल ट्रेनिंग की? नहीं. क्या आपने डाइट और न्यूट्रिशन के पास ध्यान दिया? वो तो बाद में की बात है. अब क्या, अब तो उल्टा ज्यादा खा रहे लॉकडाउन में. यस. और रेस्ट एंड रिकवरी, क्या आपने उसके ऊपर ध्यान दिया? नहीं. हम तो 10, 11, 12, 1 बजे तक मोबाइल पे है, लैपटॉप पे है या फिर नेटफ्लिक्स पे कुछ देख रहे हैं. हमारे स्लीप्स डिस्टर्ब हो चुके हैं. सो इफ यू सी, हमने इस लॉकडाउन में सिर्फ 2 कंपोनेंट्स पे काम किया है. जब तक आप सब कंपोनेंट्स पे काम नहीं करते, तब तक आपका मन कॉन्फिडेंट नहीं रह सकता. सो मेंटल ट्रेनिंग में हम कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए कोशिश करते हैं, टेक्निक सिखाते हैं, लेकिन जब तक एक खिलाड़ी इन 6 के 6 कंपोनेंट्स के ऊपर अच्छे से ध्यान देके ट्रेनिंग नहीं करता, तब तक वो अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं दे सकता. सो यू हैव टू वर्क ऑन ऑल दिस कंपोनेंट्स right from now so that you are confident enough on the race day. अब ये सब टेक्निक्स आपको सीखने की जरूरत क्यों है? मेंटल स्किल्स की जरूरत ही क्या है? एक कहावत है, हम घोड़े को पानी तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन पानी तो घोड़े को ही पीना है. आपको कोचेस हर ट्रेनिंग दे सकते हैं, हर प्रकार की हेल्प कर सकते हैं, लेकिन इवेंट तो आप ही को चलाना है. इवेंट में आने वाली चैलेंजेस को आप ही को हैंडल करना है. तो जब तक आप इन सब चीजों को नहीं सीखते, मेंटल स्किल्स को नहीं सीखते, तब तक आप उनका उपयोग कंपटीशन के टाइम नहीं कर सकते. उसी के साथ काफी बार कोचेस, पेरेंट्स का कहना है, फिर हमारा क्या रोल है? क्या हमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बनना है? क्या हमें बच्चों के मेंटल ट्रेनिंग की ओर ध्यान देना है? तो मेरा जवाब हमेशा एक होता है, जो भी कोचेस है यहाँ पर, जो भी पेरेंट्स शायद बच्चों के साथ देख रहे हैं ये सेशन, आपका रोल उनको सपोर्ट करना है. देखिए, हमारे किचन में पल्सेस है, मराठीत त्याला कडधान्य म्हणतात, या पल्सेस है, जिन्हें आप बॉटल में रख दो तो सालों तक वैसे ही रहते हैं. लेकिन अगर आप उन्हें भिगाओ, उनको बांध के रख दो, तो उसमें से जर्मिनेशन यानी मोड़ येतात त्याला, उन्हें जर्मिनेशन होने लगता है. आप अगर उसे मिट्टी में डालो, उसे पानी दो, उसे खत दो, उसको सनलाइट मिले, तो उसका पौधे में उसको पत्ते आने लगते हैं, उसका झाड़ होने लगता है. तो बेसिकली कोचेस, फिजियोथेरेपिस्ट,
पेरेंट, साइकोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, इन सबका काम ऐसे मेंटल ट्रेनिंग सीख के उसका उपयोग कर सकता है। तो आपको स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट नहीं बनना, लेकिन आपको एक माहौल बनाना है जहां पर मेंटल ट्रेनिंग की ओर आपका बच्चा, आपका प्लेयर ध्यान। अब मेंटल ट्रेनिंग के बारे में काफी बार लोग कहते हैं कि इसका तो कोई फायदा नहीं होता। जरूर फायदा नहीं होता, अगर आपने यूज ही नहीं किया तो कैसे फायदा होगा। मेंटल ट्रेनिंग कोई आबरा का डाबरा है नहीं, या फिर कोई इंजेक्शन तो है नहीं कि आज दे दिया और कल आप मेंटली एकदम स्ट्रांग हो गए, कॉन्फिडेंट हो गए, बहुत फोकस करने लगे। बिल्कुल नहीं। मेंटल ट्रेनिंग एक बहुत ही स्टेडी साइंटिफिक प्रोसेस है। आप काफी लोगों को डर लगता है कंपटीशन के टाइम, चोकिंग होता है, ब्लैंक हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं। तो आपको मेंटल ट्रेनिंग से स्लोली स्टेडीली हम सो एंड सो परफॉर्मेंस पे लाते हैं, जहां पर आप ठीक ठाक परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर देते हो। उसके बाद आपका परफॉर्मेंस अच्छा होने लगता है, और उसके बाद आपका परफॉर्मेंस फ्लो स्टेट यानी एक परफेक्ट हिसाब से चलने लगता है। अब कुछ लोगों के लिए ये कुछ हफ्तों का सफर होता है, तो कुछ लोगों के लिए कुछ महीनों के बाद आता है। तो हर बच्चे का जैसे प्रोग्रेस अलग होता है, वैसे ही मेंटल ट्रेनिंग में स्टेजेस होते हैं जिस प्रकार से चेंजेस होते हैं। तो अगर मैंने उतना टाइम ही नहीं दिया मेंटल ट्रेनिंग को कि वो मुझे हेल्प करे, तो हम कैसे रिजल्ट देख पाएंगे। तो आज की ये जो स्लाइड मैंने डाली इसी के लिए है कि जो आज मैं आपको बता रही हूँ, इससे आपको कल अचानक अच्छा नहीं लगने वाला, लेकिन अगर आपने 3 महीने तक इसको कंटिन्यूअसली अप्लाई किया, तो आप आपके अंदर चेंजेस देखना चालू कर सकते हो। अब मेंटल ट्रेनिंग की जरूरत क्या है? मेंटल ट्रेनिंग की जरूरत ये है कि मुझे पता है, अगर मैं आपको पूछूं कि क्या आपको लगता है माइंड का कोई रोल है हमारे परफॉर्मेंस में? एक सेकेंड, स्लाइड्स हैव मूव्ड अहेड। ओके, अगर मैं आपको पूछूं कि क्या आपको लगता है माइंड का कोई रोल है परफॉर्मेंस में, तो आप कहोगे हाँ, कभी कभी मन बहुत शांत रहता है और परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आता है, लेकिन कभी कभी मन में बेचैनी होती है, चिंता होती है, नर्वसनेस होता है, यू फीलिंग स्कैर्ड, यू आर फीलिंग एंशियस, क्या होने वाला है, रिजल्ट क्या होगा, कोच क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे। इन सब की टेंशन की वजह से परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं आता जितना आना चाहिए। फिर आपका जो मन है वो आपके दोस्त का काम करता है या दुश्मन? और क्या आपने कभी आपके मन के खेल को समझने की कोशिश की है? कब वो दोस्त बन के आपको मदद करता है और कब दुश्मन बनता है? अगर नहीं की है तो कोई चिंता नहीं, आज के सेशन हम शुरुआत करेंगे। किसी ने अनम्यूट किया है आप अपने आप को, तो आप म्यूट कर लीजिए। मेंटल ट्रेनिंग की जरूरत और भी दिखने लगती है जब मैं कुछ खिलाड़ियों से जो पूछ चुकी हूँ, वो कहते हैं कि हम प्रैक्टिस में बहुत अलग परफॉर्म करते हैं और कंपटीशन में अलग करते हैं। काफी बार कंपटीशन के टाइम डर की वजह से, गुस्से की वजह से, इरिटेशन की वजह से मेरा परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं मेरे मन में, मुझे लगता है मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं, मुझसे ये होगा कि नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर पा रही हूँ। या फिर हम फोकस डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फोकस नहीं रहता हमारा। कहीं कहीं मेंटल ब्लॉक्स होते हैं, स्पेसिफिक प्लेयर्स के रिलेटेड, स्पेसिफिक जगह के रिलेटेड, स्पेसिफिक टेरेंस के रिलेटेड। तो इन सब चीजों की वजह से मन अस्थिर होता है, और जब मन अस्थिर होता है तो शरीर भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से जैसा हम प्रैक्टिस में परफॉर्मेंस करते हैं वैसा हमारा कंपटीशन में परफॉर्मेंस नहीं आता। अब इन सब की वजह से हमारा अगर परफॉर्मेंस अफेक्ट होता है, तो क्या आपको लगता है कि आप अकेले हो जिसके साथ ये सब हो रहा है? तो बिल्कुल नहीं। मैंने ये 2 प्लेयर्स के एग्जाम्पल इसके लिए दिए हैं कि ये बेहतरीन खिलाड़ी है अपने अपने खेलों में, लेकिन फिर भी इन्होंने मेंटल साइड ऑफ स्पोर्ट को जब ध्यान नहीं दिया था, तो उसका असर देखा हुआ है। देखो, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं सचिन तेंदुलकर जी का। 100 मारे हैं उन्होंने, 100 सेंचुरीज। लेकिन क्या आपको पता है उनके 99th सेंचुरी और 100th सेंचुरी में कितने मैचेस गए? बहुत सारे, काफी सारे मैचेस, जिसमें उन्होंने 96, 92, 90, 98, 99 तक स्कोर करके वो आउट हो गए।
उसी की वजह से नर्वस 90s करके कॉन्सेप्ट आया था। क्यों? क्योंकि सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा खेलते थे 90 तक, 90 से लेके 100 तक का जो उनका सफर होता था वो बहुत ही खराब खेल का प्रदर्शन करते थे। जब उन्होंने एक्चुअली 100 स्कोर किया, तब जब उनसे पूछा गया कि इस बार आपने ऐसा क्या किया, तो उन्होंने कहा कि जब मैं पहले खेलने जाता था तो मुझे विचार आते थे कि क्या होगा जब मैं 100 करूंगा, लोग कैसे मेरे बारे में बात करेंगे, क्या करेंगे, अगर मैंने नहीं किया तो लोग क्या बात करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे। और इन विचारों के बीच जिस बॉलर को उन्होंने पहले बहुत अच्छे से फटकारा है, उसी बॉलर के बॉल के ऊपर वो आउट हो जाते थे। तो उनसे पूछा गया कि अब आपने 100 कैसे किया, तो उनका जवाब था कि अब मैंने बेसिक्स के ऊपर ध्यान दिया, मैंने 1 शॉट एट अ टाइम, 1 रन एट अ टाइम के ऊपर फोकस किया। तो बड़े से बड़ा खिलाड़ी जिसे सब कुछ आता है, उसे भी अपने मन को स्थिर रखना पड़ा, तभी जाके वो एक एंशियस, एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अपना परफॉर्मेंस दे पाया। उसी की तरह साइना नेहवाल बेहतरीन खिलाड़ी, लेकिन उनके अपोनेंट्स जानते थे कि इनको अगर डिस्टर्ब कर दो तो ये मैच हार जाती है। काफी सारे मैचेस में वो जीतते जीतते हारी है। क्यों? क्योंकि उनके अपोनेंट्स को पता था उनके माइंड के साथ कैसे खेलना है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपको इसमें से कोई भी तकलीफ है तो आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए। जस्ट अ सेक, एक सेकेंड। तो अगर आपको ऐसे लग रहा है कि इसमें से कोई भी चीज आपके साथ हो रही है तो बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, क्योंकि अगर बड़े खिलाड़ियों के साथ ही हो रहा है तो ये हर किसी के साथ होता है। गली प्लेयर से लेके इंटरनेशनल लेवल चैंपियंस तक हर किसी का मन अस्थिर होता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जो अच्छे खिलाड़ी है उन्होंने सीखा है कि वो उनके मन को कैसे स्थिर करे, और उसकी वजह से उनका परफॉर्मेंस अच्छा आता है। प्रैक्टिस में स्ट्रेस होना, मोटिवेशन अप डाउन होना, फोकस ना कर पाना, कॉन्फिडेंस कभी बहुत अच्छा होना तो कभी एकदम से कम हो जाना, इंजुरीज होना, दोस्तों के साथ झगड़े, कोच के साथ अनबन, फ्रेंड्स के साथ इश्यूज, मेंटल प्लानिंग ना होना, और कम्युनिकेशन गैप्स होना, ऐसे काफी सारी चीजें होती, एक खिलाड़ी का परफॉर्मेंस अफेक्ट होता है। लेकिन हम इन सब चीजों के पास ध्यान ही नहीं देते, हम तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ फिजिकली और टेक्निकली हम क्या कर रहे हैं इसके ऊपर ही फोकस करते हैं। फिजिकल और टेक्निकल के अलावा ऐसे बहुत सारे साइकोलॉजिकल मेंटल इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस अफेक्ट होता है। अगर आपने इनके ऊपर ध्यान दिया तो आपका परफॉर्मेंस स्टेडी होने के लिए हेल्प होगी। इतने सब प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस होने के बावजूद जब रिसर्च किया गया कि हमारे खिलाड़ी कितने घंटे मेंटल ट्रेनिंग करते हैं, तो पाया गया कि उन लोग मेंटल ट्रेनिंग करते ही नहीं। जहां पर 18 से 20-24 घंटे हफ्ते के वो फिजिकल ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग के ऊपर देते हैं, मेंटल ट्रेनिंग या स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन कंप्लीटली टेकन फॉर ग्रांटेड होते हैं। अगर हम मेंटल ट्रेनिंग करें ही ना तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा माइंड स्टेबल हो जब हम कंपटीशन में जाएं। फिर क्यों हम मेंटल ट्रेनिंग नहीं करें? क्योंकि फिजिकल चोट जैसे दिखती है, फिजिकल इंजुरीज जैसे दिखते हैं, फिजिकल तकलीफें जैसे दिखती है, वैसे मेंटल इंजुरीज, मेंटल हेल्थ इश्यू, मेंटल चैलेंजेस दिखती नहीं है। और जो दिखता नहीं है हमें ऐसे लगता है वो होते ही नहीं है। ऐसे नहीं होता। हमारा मन उदास होता है, हमारा मन डर जाता है, इसकी हानि भी हमारे परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। काफी बार हम मेंटल ट्रेनिंग की ओर ध्यान नहीं देते क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि हमारी जो पर्सनालिटी है वो हम जन्म से ही लेके आए, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाके मेंटल ट्रेनिंग लेने के बाद अपने आप में बहुत सारे चेंजेस देख सकते हो। आपके विचार करने की पद्धति में, आपके इमोशंस को मैनेज करने में, आपके बिहेवियर को कंट्रोल करने में, काफी सारी चीजों में आप चेंजेस ला सकते हो।
पहले ऐसा कहा जाता था कि वक्त कहाँ है मेंटल ट्रेनिंग करने के लिए, लेकिन अब लॉकडाउन में आपके पास वक्त ही वक्त है। अब क्या आप मेंटल ट्रेनिंग को थोड़ा सा टाइम दे सकते हो? आपको पता नहीं था कि मेंटल ट्रेनिंग कहाँ लेना है, लेकिन आज साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र की वजह से आपको एटलीस्ट ये तो पता चला कि ऐसे कोई स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट है जिनको आप कांटेक्ट कर सकते हो। मुझे ही नहीं, किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हो जिसके साथ आपको काम करना है, और आप आपके मेंटल फिटनेस को बढ़ा सकते हो। काफी लोगों को ऐसा लगता है कि जब आप एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाते हो तो लोग आपको पागल समझेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग अगर ऐसा सोच के अपने आप का ख्याल नहीं रख रहे तो हम बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आप चीखते हो तो एक डॉक्टर के पास जाते हो, खांसते हो तो अगर एक छोटी सा पेन आ जाए आपके पैर में तो आप एक स्पेशलिस्ट के पास जाते हो। माइंड, अगर आपने आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया तो आपका जो परफॉर्मेंस है उसमें बहुत असर हो सकता है। ओके, एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। अगर आप पिक्चर देखते हो, तो पिक्चर जो हम देखते हैं ये एक बाहर की दुनिया है, आउटसाइड स्टोरी। लेकिन पर्दे के पीछे काफी चीजें होती है, सब मेकिंग ऑफ द स्टोरी होता है जिससे ये पिक्चर बनता है। वैसे ही एक खिलाड़ी का जो परफॉर्मेंस है वो हमें आउटसाइड स्टोरी के जैसे दिखता है, लेकिन पर्दे के पीछे उसके अंदर एक इनसाइड स्टोरी भी होती है, और ये इनसाइड स्टोरी जो है ये किसी को नहीं दिखती। आज हम आउटसाइड और इनसाइड ये एक व्यक्ति के दो स्टोरीज को समझने की कोशिश करेंगे। इन स्टोरीज की वजह से आपका परफॉर्मेंस क्यों अच्छा नहीं आता, इसका जवाब आपको मिल सकता है। तो जैसे हम पर्दे के ऊपर एक अच्छा मूवी देखते हैं, वैसे ही आपका परफॉर्मेंस, आपकी गलतियां, आपका इम्प्रूवमेंट, आपका सक्सेस, आपका बिहेवियर, ये सब कुछ हमें दिखता है, सबको दिखता है। लेकिन आपके अंदर की जो स्टोरी होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। काफी बार आपके अंदर बहुत सारे विचार आते हैं, उसमें से काफी हद तक विचार नेगेटिव भी हो सकते हैं। इन नेगेटिव विचारों की वजह से आपको नेगेटिव इमोशंस, भावनाएं आती है। ये नेगेटिव इमोशंस आपके हार्ट रेट को बढ़ाती है। हार्ट रेट बढ़ने की वजह से आपका ब्रीदिंग जो है ये फास्ट होने लगता है, और आपको पता भी नहीं चलता क्योंकि आपका ध्यान तो कंपटीशन की ओर होता है। आपका ब्रीदिंग फास्ट होने की वजह से और पूरा का पूरा ब्रीदिंग और फोकस हार्ट रेट और ब्लड सप्लाई जो हार्ट की ओर रश कर रहा है उसके पास होता है, जिसकी वजह से आपके हाथ पैर और ब्रेन तक उतना ब्लड सप्लाई नहीं जाता जितना जाना चाहिए। इसकी वजह से आपके मसल्स टेंस्ड हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, बॉडी स्टिफ हो जाती है, आपके मूवमेंट्स जो होते हैं वो रेस्ट्रिक्टेड लगते हैं, कहीं ना कहीं बॉडी अलग लगती है। बॉडी अलग लगती है, आपसे गलतियां होने लगती है। आप क्योंकि आपका माइंड को भी अच्छी तरह से, ब्रेन को भी अच्छी तरह से ब्लड सप्लाई नहीं मिलता जितना रिलैक्स स्टेट में मिलता है, तो आपसे डिसीजन मेकिंग में गलतियां होती है, आप डिले करते हो डिसीजन लेना, जिसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। अब देखिए, लोगों ने तो सिर्फ इतना ही देखा कि आपका परफॉर्मेंस खराब हो गया, ज्यादा से ज्यादा उन्होंने आपके एरर्स देखे, आपका बॉडी आज हिल नहीं रहा था, स्टिफ थी बॉडी, इतने तक देखा। लेकिन क्या उनको आपका मसल टेंशन दिखाई दिया? क्या उनको आपका ब्रीदिंग चेंज हुआ दिखाई दिया? क्या उनको आपका हार्ट रेट दिखाई दिया? क्या उनको आपके इमोशंस दिखाई दिए? क्या उनको आपके थॉट्स दिखाई दिए? नहीं। ये कोणाचं तरी माईक अनम्यूटेड आहे. ओके, थैंक यू। सो आपके इमोशंस, आपके थॉट्स, आपके हार्ट रेट, ब्रीदिंग, मसल टेंशन, ये किसी को नहीं दिखते, लेकिन ये ही 5 चीजें आपके आउटसाइड स्टोरी, आपके परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। स्पोर्ट साइकोलॉजी आपके अंदर की स्टोरी और बाहर की स्टोरी के बीच का जो अंतर है ये आपको समझाने की कोशिश करता है। देखिए, आपका माइंड और बॉडी कितना कनेक्टेड है। जब आपको बुखार आता है तो आपको उदास लगता है, और जब आपको कोई गुड न्यूज मिल जाती है तो आपके चेहरे के ऊपर एक हंसी आ जाती है। ठीक है?
तो देखिए, जब बॉडी को तकलीफ होती है तो मन उदास रहता है, मन अफेक्ट होता है। जब मन में कोई अच्छी बात आ जाती है तो बॉडी के ऊपर दिखती है। इसे हम माइंड बॉडी कनेक्शन कहते हैं। हम सबके घर में एक टीवी है, हमारा शरीर भी सबको दिखता है टीवी के जैसे। लेकिन जैसे टीवी रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल होता है, वैसे ही माय डियर फ्रेंड्स, आपका परफॉर्मेंस, बाइक के ऊपर का आपका परफॉर्मेंस आपके फीलिंग्स और इमोशंस से कंट्रोल होता है। आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप खुश रहते हो तो आपका परफॉर्मेंस अलग होता है, जब आप उदास रहते हो तो परफॉर्मेंस अलग होता है, जब आप इरिटेटेड गुस्से में रहते हो तो परफॉर्मेंस अलग होता है, जब आप बहुत एक्साइटेड हो, बहुत रिलैक्स्ड हो, तब आपका परफॉर्मेंस अलग होता है। इसका मतलब आपका परफॉर्मेंस कौन कंट्रोल करता है? वो है आपके इमोशंस। और जिसका इमोशंस के ऊपर कंट्रोल होता है, उसका परफॉर्मेंस के ऊपर कंट्रोल बेहतर होता है। तो अगर आपको आपके परफॉर्मेंस में कोई भी बदलाव लाना है, तो आपको आपके भावनाओं के ऊपर नियंत्रण मिलाना है। अब ये भावनाओं के ऊपर नियंत्रण कहाँ से आएगा? जैसे हमारे टीवी का रिमोट कंट्रोल उसके अंदर होने वाले 2 सेल्स से चलता है, वैसे ही हमारी जो भावनाएं हैं, इनकी ऊर्जा हमारे विचारों से आती है। हम जिस प्रकार से विचार करते हैं, उस प्रकार की हमें भावना आती है। कब ये कोरोना खत्म हो जाएगा, कब नॉर्मल होने वाला है लाइफ, हमें इरिटेशन, ये इमोशन आएगा। अच्छा ठीक है, जो भी है, मैं मेरा बेस्ट देने वाली हूँ, मुझे यहाँ पर कॉन्फिडेंट लगता है, वाह आज बहुत ही अच्छा दिन है, मुझे यहाँ पर खुशी महसूस होती है। क्यों मेरे साथ ही ये सब कुछ होता है? मुझे उदास लगता है। देखिए, आप जिस प्रकार से सोचते हो, उस प्रकार की आपको भावनाएं आती है। इसका मतलब आपका परफॉर्मेंस कंपटीशन का या प्रैक्टिस का आपकी भावनाओं के ऊपर निर्भर है, और आपकी भावनाएं आपके विचारों से जुड़ी हुई है। जैसा आप विचार करोगे, वैसी भावनाएं आएंगी, और जैसी भावनाएं आएंगी, वैसा आपसे साइकिल चलेगी। तो अगर आप परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाहते हो, तो अपने माइंड बॉडी की ओर ध्यान दीजिए। माइंड बॉडी की ओर ध्यान दोगे तो आपका परफॉर्मेंस बेहतर हो सकता है। आज हम मेंटल टफनेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेंटल टफनेस को एक छोटे से सेशन में अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो, तो मैं 4 C's का उपयोग करती हूँ। कोई भी तकलीफ या कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आए, तो उसमें एक व्यक्ति कैसे विचार करेगा, या फिर ऐसे आ सकती है तकलीफ, ऐसी कंपटीशन हो सकती है, ऐसा विंड हो सकता है, ऐसे कंडीशंस हो सकते हैं, ऐसे टफ अपोनेंट्स है। तो इस ऐसे सिचुएशन में एक व्यक्ति क्या सोचेगी, इसका प्रमाण ये 4 C's में है। अगर आपने इन 4 C's के ऊपर काम किया, तो आप आपके मेंटल फिटनेस और मेंटल टफनेस को बेहतर कर सकते हैं। क्या है ये 4 C's? सबसे पहला C है कंट्रोल। कंट्रोल यानी नियंत्रण। किसके ऊपर? हमें जब लगता है कि हम हमारी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रख सकते हैं, हम जिंदगी में जो भी चीजें हो रही है, हमारे लाइफ में, हमारे इवेंट में जो भी चीजें हो रही है, हमारे परफॉर्मेंस में जो भी हो रहा है, इसके ऊपर हमारा नियंत्रण है, जब ऐसा महसूस होने लगता है कि इंसान को, तब जाके वो मेंटली शांत होता है। सेकेंड सी जो है, वो है कमिटमेंट। जब मुझे मेरी ध्येय तक पहुंचना है, वो ध्येय मुझे देखते हुए मुझे बढ़ते रहना है, तो सातत्य, परसिस्टेंस की जरूरत होती है। गोल सेटिंग, गोल अचीव करने के लिए मुझे उस दौर से जाना है जहां पर मैं 10 बार गिरूंगी, लेकिन फिर से उठ के मुझे उस दिशा में जाना है। कमिटमेंट, जब हम कमिटेड होते हैं, तब हमारा मन स्थिर होता है। तीसरा सी जो है, वो है चैलेंज। चैलेंज यानी किसी का लाइफ नॉर्मल नहीं है, उसमें तकलीफ, चैलेंजेस, डिफिकल्टीज आएंगे। क्या आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो? उस फेलियर्स अगर आपको आ जाए, तो उससे आप सीखने के लिए तैयार हो? ये है चैलेंज, थर्ड सी। और आखिरी का जो सी है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो है कॉन्फिडेंस। क्या आप अपने आप के ऊपर विश्वास रख पा रहे हो? आपके एफर्ट्स के ऊपर, आपकी मेहनत, आपकी एबिलिटीज के ऊपर विश्वास रख पा रहे हो? ये 4 C's के ऊपर अगर आपने काम किया, कंट्रोल, कमिटमेंट, चैलेंज एंड कॉन्फिडेंस,
तो आप आपका मेंटल फिटनेस और मेंटल टफनेस ध्यान देकर इम्प्रूव कर सकते हो। इसका उपयोग आपको जरूर आपके कंपटीशन के परफॉर्मेंस में आएगा। अब ये जो 4 C's है, ये क्या है? मैंने जैसे कहा चैलेंज, तो क्या मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं अपने आप को मेरे कंफर्ट जोन से बाहर जाके पुश करने के लिए तैयार हूँ? क्योंकि मुझे सक्सेस चाहिए। सक्सेस कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं है, वो कंफर्ट जोन के बाहर। अगर मुझे फेलियर आ भी गया तो क्या उन फेलियर से मैं सीखने के लिए तैयार हूँ? और वो सीखकर क्या मैं सेटबैक्स को एक अपॉर्चुनिटी देखती हूँ जिससे मैं इम्प्रूव हो सकती हूँ? ये अप्रोच हमें हमारे सोच में लाना है। ये हम मेंटल ट्रेनिंग के सेशंस में करते हैं। कमिटमेंट, अगर हम गोल्स ही सेट ना करें तो हम एक मैराथन भाग रहे जिसमें कोई फिनिश लाइन नहीं है, ऐसे आपको लगेगा, सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने कंपटीशन के साथ साथ प्रैक्टिस में भी गोल सेट किए, फिजिकल ट्रेनिंग में गोल सेट किए, न्यूट्रिशन में गोल सेट किए, स्लीप रिलेटेड गोल सेट किए, रिकवरी के लिए गोल सेट किए, तो आप देखोगे कि आप हर कंपोनेंट में अच्छा कर सकते हो। और जब आप अच्छा करते हुए खुद को देखोगे तो आप मोटिवेटेड फील करोगे और करने की इच्छा आ जाएगी। कॉन्फिडेंस, अपनी क्षमता के ऊपर जब तक हमें कॉन्फिडेंस ना हो तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे कोच को लग रहा है कि इस साल तो मैं बहुत अच्छी करूंगी, लेकिन क्या मुझे ऐसे लग रहा है? जब तक हम हमारे अंदर हमारे एबिलिटीज के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते तब तक हम कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। और हम जब दूसरों के साथ कॉन्फिडेंट फील नहीं करते इंटरैक्शंस के टाइम, तब तक हम कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या चीजें मेरी नियंत्रण में है जो मुझे करना है वो? क्या मेरे इमोशंस के ऊपर मेरा नियंत्रण है? ऐसे 4 C's को अगर हमने सीखा तो हम देखेंगे कि हमें अगर फेलियर आ भी जाए तो हम रेजिलियंस यानी गिर कर उठना। कौन एग्जाम्पल्स है रेजिलियंस के? आप चींटी को देखिए या फिर आप स्पाइडर को देखिए, कितनी बार वो गिरते हैं, कितनी बार उनसे चीजें रह जाती है, लेकिन वो परसिस्टेंटली करते हैं। पॉजिटिविटी, जब हम चैलेंजेस से सीखते हैं, गोल सेट करते हैं, कमिटेड रहते हैं, अपने आप के ऊपर विश्वास रख के अपने आप से कहते हैं कि नहीं हम ये कर सकते हैं, एक पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं हम अपने आप के आसपास, अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानते हैं और आउटर ओरिएंटेशन से हम आगे बढ़ते हैं। तो ये 4 C's जो है ये आज हम डेवलप करने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको थोड़े से टेक्निक्स बताने वाली हूँ जिससे आप मेंटल फिटनेस या 4 C's को डेवलप कर सकते हैं। एंजाइटी एंड इमोशनल कंट्रोल में आप कंट्रोल के बारे में सीख सकते हो। कॉन्फिडेंस के लिए एक टेक्निक बोलूंगी और गोल सेटिंग के लिए भी। ठीक है, सबसे पहली चीज एंजाइटी। एंजाइटी यानी आपको जो डर लगता है क्या होने वाला है और जिसकी वजह से आपके शरीर में एक प्रकार की हलचल शुरू हो जाती है। क्या आपको पता है जब भी कोई डेंजर आ जाता है आपके मन में जैसे कोई घंटी बजती है, डेंजर की घंटी, जिसके बाद आपके शरीर में काफी सारे चेंजेस होते हैं। इसे साइकोलॉजिकल टर्म्स में फाइट या फ्लाइट मोड कहते हैं। यानी भगवान ने हमें हमारे नर्वस सिस्टम में एक ऐसा बटन क्रिएट किया है जो दबते से ही कोई भी डेंजरस सिचुएशन हो तो दबते से ही हमें पता चल जाता है कि हमें इस सिचुएशन में इधर फाइट करना है या फिर फ्लाइट करना है। अब स्पोर्ट्स में तो हमें भागने वाला ऑप्शन है नहीं, तो हमें फाइट करना है, यानी हमें कंपटीशन को फेस करना है। अब फेस करने के टाइम क्योंकि हमारे लिए जीतना बहुत जरूरी होता है तो हमारे अंदर एक हलचल शुरू हो जाती है। हमारा ब्रेन जो है वो काफी ब्लॉक्ड महसूस करता है, इंपॉर्टेंट सिग्नल्स के पास ही ध्यान दे पाता है, कान सिर्फ महत्वपूर्ण चीजों को ही सुनते हैं। हमारा हार्ट रेट जो है ये तेजी से दौड़ने लगता है। हमारा डाइजेशन जो है जिसमें एनर्जी बहुत वेस्ट होती है उसको होल्ड पे डाला जाता है। हमें थोड़ा सा यूरिनेशन का फीलिंग आता है क्योंकि पेट का प्रेशर ब्लैडर पे आ जाता है। हमारे लीवर में जो ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है बॉडी, जिसकी वजह से आपके अंदर एक ऊर्जा आ जाती है। अगर आपने सुना हो तो बॉम्ब ब्लास्ट के टाइम जो लोग
आराम से चल रहे थे या फिर कुछ शूट आउट होता है तो लोग भागने लगते हैं। ये अचानक से एनर्जी कहाँ से आ जाती है? हमारे लीवर में जो ग्लाइकोजन है वो फाइट और फ्लाइट मोड में, उसमें से ग्लूकोज रिलीज होता है, शुगर स्पाइक आता है, जिसकी वजह से हम एक्टिव हो जाते हैं। उसी के साथ हमारे मसल्स थोड़े से टेंस्ड हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्लड सप्लाई है वो ऑर्गन्स से ज्यादा हमारे हार्ट की ओर पंपिंग के लिए जा रहा है। हमारे लंग्स जो है बहुत फास्ट ब्रीथ करते हैं। हमारी आंखें कहीं ना कहीं टनल विजन, जो महत्वपूर्ण चीज है, उसी के पास देख रही है, कैसे हम भाग सकते हैं या क्या कर सकते हैं। अब इन सब चीजों की वजह से हमारे अंदर का माहौल बहुत ही हड़बड़ाहट सा होता है, और जब हड़बड़ाहट होती है तो हम सही तरीके से सोच नहीं पाते और हमारा शरीर अच्छे से काम नहीं कर पाता। इसी की वजह से जब तक हम ये हड़बड़ाहट को कम नहीं करते, जब तक हम ये उथल पुथल को कम नहीं करते, तब तक हम अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। सो जब भी आपको कंपटीशन में डर लगता है, टेंशन आता है, तो आपको समझना है कि आपके अंदर का माहौल जो है, ये हड़बड़ाहट, ये उथल पुथल स्टार्ट हो गई है। आपको जब तक आप आपके मन को शांत नहीं करते, तब तक आपका शरीर भी अच्छे से काम नहीं कर पाए। तो कैसे हम ये कर सकते हैं? तो इसका एक सबसे आसान उपाय जो है वो है हमारे हार्ट रेट को कम करना। हमारे हार्ट रेट को हम कैसे कम कर सकते हैं? हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल में लाके। हमारा हार्ट रेट एक विशिष्ट पद्धति से रिदम में बीट होता है। अगर उस रिदम को हम जाने तो हम इस रिदम को 4-2-4 का नाम दे सकते हैं। 4 काउंट्स आपको ब्रीथ इन करना है, 2 काउंट्स आपको होल्ड करना है और 4 काउंट्स में आपको ब्रीथ आउट करना है। अगर ये ना हो पाए तो इसका मतलब आपका जो अंदर का माहौल है ये गड़बड़ा गया है। आपको कंपटीशन से पहले, प्रैक्टिस से पहले आंखें बंद करके अपने अंदर के माहौल को सही करने के लिए 4-4 की प्रैक्टिस करनी है। आपको धीमी गति से सांस 4 काउंट्स अंदर लेनी है, 2 काउंट्स होल्ड करके धीमी गति से मुंह के द्वारा सांस छोड़नी है। अगर आपने इस तरीके से आपके ब्रीदिंग को कम से कम 12 से 15 बार अगर आपने ये फॉलो किया, तो आप आराम से आपके अंदर के माहौल को शांत कर सकते हैं। 4-2-4 यानी 10 सेकेंड का एक ब्रीदिंग साइकिल है। यानी आप कितने साइकिल्स ले सकते हो? 6 बार अगर आप ब्रीथ करो वैसे तो 1 मिनट हो जाता है। आप 12 बार ब्रीथ करो तो 2 मिनट हो जाते हैं। आप अगर और 6 बार 18 बार ब्रीथ करो तो 3 मिनट, लगभग 3 मिनट तक आपको 4-2-4 इस पैटर्न में ब्रीदिंग करना है और आप आपके अंदर के माहौल को शांत कर सकते हो। So, सबसे पहली जो चीज है वो है इमोशनल कंट्रोल पाने के लिए आपको ब्रीदिंग की ओर ध्यान देना है। आपका डर, आपके जो विचार है, सब कुछ शांत हो सकते हैं, जिससे आपका परफॉर्मेंस बेहतर आ सकता है। दूसरी जो टेक्निक है वो है कॉन्फिडेंस के लिए। भगवान ने हमें 5 दोस्त दिए हैं: आंखें, कान, नाक, जीभ और हमारा टच वाला फीलिंग। इन 5 चीजों से हम काफी हद तक इंफॉर्मेशन लेते हैं बाहर। तो जो डेंजर है कि ये अपोनेंट अच्छा है, ये साइक्लिस्ट अच्छा है, इसका ट्रेनिंग अच्छा लग रहा है, या फिर विंड कंडीशंस बढ़ गए, मुझे पता नहीं, मुझे मेरे इक्विपमेंट में कुछ गड़बड़ है। अगर ऐसी कोई भी चीज हो, अगर ऐसे कोई भी चीज हो जो आपको तकलीफ दे रही है, तो उससे आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव परफॉर्मेंस आने लगता है। इस समय आप क्या कर सकते हो? आपके कॉन्फिडेंस को अगर आपको रिटेन करना है तो आपको इस प्रेजेंट सिचुएशन में अपने आप को लाना होगा। इस प्रेजेंट सिचुएशन आप 2 मिनट के लिए अपने आप को 5 चीजें मुझे अभी कौन सी दिख रही है, 4 चीजें मैं कौन सा फील कर सकती हूँ। जैसे मुझे अभी दिख रहा है लैपटॉप, मोबाइल, मेरे पास एक पानी का ग्लास है, मेरे चार्जर की वायर है और मुझे मेरा बेड दिख रहा है।
यस, 4 चीजें जो मैं फील कर सकती हूँ, जो सेटी के ऊपर मैं बैठी हूँ, मेरी साड़ी, मेरा जो इयररिंग्स है, मेरा जो नेकलेस है, या फिर मेरे लैपटॉप के ऊपर मैं जो पॉइंटर कर रही हूँ, ये मैं फील कर सकती हूँ। 3 आवाजें जो मुझे आ रही है, बीच में ही पिंग आ रहा है मुझे मोबाइल से या फिर लैपटॉप से, बाहर मेरे बच्चे चिल्ला रहे हैं या फिर टीवी का आवाज आ रहा है मुझे, ये 3 आवाजें मुझे आ रही है। 2 ऐसे सुगंध जो मुझे आ रहे हैं, यहाँ पर मेरे पापा ने अगरबत्ती लगाई है तो अगरबत्ती का स्मेल है, मिंट है यहाँ पर, मुझे मिंट का स्मेल आ रहा है। एक टेस्ट जो मैं महसूस कर सकती हूँ, मुझे थोड़ा सा ड्राईनेस लग रहा है मेरे थ्रोट में, लगभग 50 मिनट से मैं बात कर रही हूँ, तो मुझे एक अलग सा एक टेस्ट मेरे मुंह में है। जब मैं इन 5 चीजों से मेरे आसपास क्या चल रहा है इसकी ओर ध्यान देती हूँ, तो मुझे इस क्षण में आना पॉसिबल होता है। कॉन्फिडेंस तभी बढ़ता है जब हम इस क्षण में अपने आप को ला पाए, क्योंकि पास्ट के विचार या फिर फ्यूचर के जो विचार होते हैं, ये हमें डर लाते हैं, ये हमारा कॉन्फिडेंस लो करते हैं, क्योंकि हमें नेगेटिव चीजें महसूस होती है। पिछली बार मुझसे क्या गलती हुई थी, अभी भी अगर हो गई तो, मेरा टायर पंक्चर हुआ तो, मुझसे कोई मुझे क्रैम्स आ गए तो, कोई मेरे आगे चला गया तो, मैंने लेट कर दिया तो, ऐसी छोटी छोटी विचार जो शायद पास्ट या फ्यूचर के बारे में होते हैं, ये हमारे कॉन्फिडेंस को लो करता है। लेकिन अगर हम अपने आप को प्रेजेंट में रखें, तो आपको कभी भी फियर नहीं आ सकता, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। जितना फियर कम होगा, उतना कॉन्फिडेंस हाई होगा। जब फियर ज्यादा होता है, कॉन्फिडेंस लो होता है। तो ये जो आप रिलैक्सेशन का टेक्निक करोगे, उससे आपका फियर कम होगा, और ये बीइंग इन द प्रेजेंट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तीसरी टेक्निक जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो है गोल सेटिंग की। हमें अगर नेशनल में मेडल जीतना है, तो हम मेडल 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 सोच के जाते हैं। लेकिन इस दौरान अगर हमने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिया, तो क्या हमें मेडल मिल सकता है? नहीं मिल सकता। क्या हमसे छोटी छोटी चीजें अगर रह गई, तो क्या हमारा परफॉर्मेंस अच्छा आ सकता है? नहीं आ सकता। काफी सारे स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट ने ये देखा कि पहले खिलाड़ी गोल्स रखते थे कि मुझे ओलंपिक्स में जाना है, मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये करना है, मुझे नेशनल रिकॉर्ड करना है। लेकिन ये सब चीजें उनके हाथ में नहीं थी, क्योंकि परिस्थिति के ऊपर उनका नियंत्रण नहीं था। और जिस चीज में हमें नियंत्रण नहीं होता, वो गोल्स हमें फायदा देने से ज्यादा नुकसान देते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर डर पैदा करते हैं। पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट ने नोटिस किया कि जो गोल्स एक खिलाड़ी को मोटिवेट करने के लिए थे, वही गोल्स उनको अब तकलीफ दे रहे हैं। तो ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे उनकी तकलीफ कम हो सकती है और गोल्स लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं? उन्होंने 3 प्रकार के नए गोल्स खिलाड़ियों को सेट करने के लिए सिखाया। सबसे पहला गोल जो है, वो है आउटकम गोल। मुझे साइकिलिंग करने के बाद क्या मिलने वाला है? मुझे मिलने वाला है मेडल, सिलेक्शन, टाइमिंग, या फिर आई एम गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ अ टीम, या फिर मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, कोच खुश हो जाएंगे, दोस्त अप्रिशिएट करेंगे। सब कुछ जो मुझे खेलने के बाद मिलने वाला है एज अ आउटकम ऑफ माय साइकिलिंग, इसे आउटकम गोल्स कहते हैं। दूसरे टाइप का जो गोल है, उसे परफॉर्मेंस गोल कहते हैं। मैं कैसे साइकिलिंग करने वाली हूँ या वाला हूँ, जो मेरा परफॉर्मेंस है, ये मेरा परफॉर्मेंस गोल है। तीसरा जो गोल है, उसे कहते हैं प्रोसेस गोल। मेरे परफॉर्मेंस को पूरी तरह बनाने वाले छोटे छोटे स्टेप्स, मेरा वार्म अप, मेरा स्टार्ट, मेरा पोजीशन, मेरा कैडेंस, मेरा टेक्निक, ये सब कुछ चीजें जो है मिल के मेरा परफॉर्मेंस बनाते हैं। अब अगर आप बाहर के कोई देश में जाओ, तो वहां पर बच्चे ये नहीं देखते कि वो फर्स्ट आए हैं, सेकंड आए या थर्ड आए, ये देखते हैं कि मेरा जो परफॉर्मेंस था, मेरा जो एवरेज था, मेरा जो बेस्ट टाइमिंग था, क्या मैं उससे बेहतर कर पाया हूँ? यहीं पर इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी के डिफरेंस है। आपको गोल सेट करने के टाइम प्रोसेस गोल के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपने प्रोसेस अच्छे से किया, तो आपको आपका परफॉर्मेंस जरूर मिलेगा।
और अगर आपने परफॉर्मेंस अच्छा दिया तो आपको आपका आउटकम मिलने के लिए मदद मिलेगी। जो आपको चाहिए वहीं पर हम जाएंगे, लेकिन उसका तरीका अलग हो सकता है। इंडिया में हम आउटकम के बारे में, जीतने के बारे में ज्यादा सोचते हैं। हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर कहीं ना कहीं उसका असर होता है, और प्रोसेस में से काफी सारी चीजें रह जाती है जिसकी वजह से हमें जो आउटकम चाहिए वो नहीं मिलता। लेकिन वेस्टर्न फिलॉसफी कहती है कि प्रोसेस पे ध्यान दो, छोटी छोटी चीजें जो आपके नियंत्रण में है उसके ऊपर ध्यान दो, इससे आपका परफॉर्मेंस बेहतर होगा, और परफॉर्मेंस की वजह से आपको जो आउटकम चाहिए वो मिलेगा। यही चीज अभी आपको लॉकडाउन में अपने ट्रेनिंग में यूज करनी है। हर ट्रेनिंग के लिए गोल बनाइए, उस गोल को आउटकम, परफॉर्मेंस और प्रोसेस में ब्रेक कीजिए। आप क्या कर सकते हो, ये आपके प्रोसेस गोल्स हैं, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव कीजिए, आपका जो आउटकम कंपटीशन में आने वाला है वो मिलेगा। कैसे मिलेगा? प्रोसेस और परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान देने से। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, जब हम जो भी चीजें मेंटल ट्रेनिंग में आप अभी आपने सुनी है, वो अगर प्रैक्टिस में लाए तभी ही हमें सक्सेस मिल सकता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, द माइंड ऑलवेज फेल्स फर्स्ट, नॉट द बॉडी। हमारा माइंड गिव अप कर देता है और उसके बाद हमारी बॉडी गिव अप कर देती है। लेकिन अगर आपने आपके माइंड को आपको हेल्प करना सिखाया, तो वो आपके अगेंस्ट नहीं जाएगी, वो आपको हेल्प करवाएगी। ट्रेन योर माइंड एंड यू विल सी चेंजेस इन योर बॉडी। मैंने जैसे कहा, ये सब टेक्निक्स आप कंपटीशन से पहले यूज कर सकते हो या फिर एक्चुअल कंपटीशन के दौरान यूज कर सकते हो। लेकिन कंपटीशन के बाद भी जो भी आपका रिजल्ट आता है, या फिर किस तरीके से आप कंपटीशन को देखते हो, ये बहुत जरूरी है। आपके हर कंपटीशन के बाद जो भी रिजल्ट आया है, आपको उसकी और एक विशिष्ट पद्धति से देखना है कि मैंने इससे क्या सीखा है। क्योंकि जितना कंस्ट्रक्टिवली हम इसके पास देखेंगे, उतना ही हम बेहतर अगली बार कर सकेंगे। अगर हमने बहुत अफेक्ट हो गए हम हमारे इस परफॉर्मेंस से, तो उसका हमारे अगले कंपटीशन के टाइम टेंशन की वजह से अफेक्ट होता है। आपको कॉम्पिटिशन्स को कंस्ट्रक्टिवली यूज करना है अपना परफॉर्मेंस अगले स्तर पर लेकर जाने के लिए। यूज कॉम्पिटिशन्स एज अ मोटिवेशनल टूल टू गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस। क्वालिटी अपनी परफॉर्मेंस की बढ़ाइए, प्रोसेस के ऊपर ध्यान देके परफॉर्मेंस की क्वालिटी बढ़ाइए, आपको रिजल्ट पहले से बेहतर ही आएगा। उतना ही नहीं, आपके अंदर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक ट्रेड्स आपको डेवलप करने हैं। शांत रहना, सबसे मिलजुल के रहना, सबके बारे में सुनना और फिर अपना डिसीजन लेना। ये छोटी छोटी चीजें लग सकती है, लेकिन ये भी आपके खेल में मायने रखती है। क्योंकि आसपास के सब लोग हमें पसंद आएंगे ऐसे नहीं, कुछ लोग कुछ चीजें करेंगे, बोलेंगे जिससे आपको तकलीफ होगी। लेकिन जब तक आप आपके माइंड को शांत स्थिर रखना नहीं सीखते, तब तक आप उन चीजों को बाजू में रख के आपका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप कॉम्पीट करने के टाइम इतना भी उसमें घुस मत जाना कि आप कोऑपरेट करके कॉम्पीट करना ना सीखो। आप एक स्पोर्ट्समैन हो, और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ही हमें अच्छे से मेंटली स्टेडी रखती है। अगर आप कॉम्पीट कर रहे हो, तभी आपको कोऑपरेशन के साथ सबसे मिलजुल के आपको आपका बेहतरीन परफॉर्मेंस देना है। ये आपको ध्यान देना है। कंपटीशन में जीत और हार तो होती ही रहती है, लेकिन अगर आपने जीत को सिर्फ अगर मैं जीतूं तो मैं अच्छी हूँ, और अगर मैं ना जीतूं तो आई एम नॉट अ गुड पर्सन, अगर इस तरह से अगर आपने सक्सेस और फेलियर को देखना स्टार्ट किया, तो आप अपने आप के सेल्फ एस्टीम को अफेक्ट करते हो। सक्सेस यानी सिर्फ मेडल जीतना नहीं होना चाहिए। सक्सेस यानी मेरा एवरेज बढ़ा है, मेरा स्पीड बढ़ा है, मैक्सिमम स्पीड बढ़ा है, मेरा कैडेंस अच्छा था, मेरा टाइमिंग इम्प्रूव हुआ। ये इम्प्रूवमेंट को आप सक्सेस की जैसे देखने स्टार्ट कीजिए। जब आपका फोकस इम्प्रूवमेंट की ओर होगा, तो आप अपने आप को टारगेट बना के अपने आप से बेहतर करने की ओर, लर्न करने की ओर, अच्छे से अपना परफॉर्मेंस देने की ओर फोकस कर पाओगे। एक अंदर से क्यूरियोसिटी होगी कि मुझे मेरे पिछले परफॉर्मेंस से बेहतर परफॉर्मेंस देना है, जो कि किसी और को हराना इससे तो बेहतर और इजियर गोल है। मुझे अपने आप से बेहतर करना है जो पिछली बार मैंने किया है।
इन सब चीजों से आप सक्सेस और फेलियर को किस प्रकार से देखते हो, कौन सा मीनिंग देते हो, ये आपका मन सीखता है और इसका असर आपके अगले कंपटीशन के ऊपर नहीं होता। अगर आपने फेलियर को अपना फेलियर करके देखना स्टार्ट कर लिया तो अगले कंपटीशन में आपका कॉन्फिडेंस नहीं रह पाएगा, क्योंकि हर बार आपको नेगेटिव थॉट्स पिछले फेलियर के बारे में आएंगे। फेलियर ये एक चैलेंज है जिससे आपको सीख के चीजें सीखकर उसके हिसाब से अगले कंपटीशन में आपको इम्प्रूव करना है। सक्सेस एंड फेलियर आर पार्ट ऑफ द स्पोर्ट, लेकिन जब तक हम फेलियर से सीखकर सक्सेस के पायदान बनाते नहीं हैं तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इन सब चीजों के लिए पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव इमोशंस बहुत जरूरी है और उसके लिए ही हम मेंटल ट्रेनिंग करते हैं। सो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, माइंडफुलनेस 5 4 3 2 1, बीइंग इन द प्रेजेंट और गोल सेटिंग, ये 3 चीजें आप जरूर अप्लाई कीजिए। आप देखोगे कि आपका माइंड भी उतना ही टफ होगा जितना आपने आपके बॉडी और टेक्निक को किया है। मैं आज का सेशन कंक्लूड करती हूँ ये कहते हुए कि जैसे आप आपके बॉडी के ऊपर ध्यान देते हो वैसे ही माइंड के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि एक हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड ही आपको एक हैप्पी एथलीट कर सकती है। जैसे आप बॉडी को ट्रेन कर रहे हो वैसे माइंड को भी ट्रेन कीजिए, क्योंकि यही माइंड आपके बॉडी को सपोर्ट करते हुए अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए हेल्प करने वाला है। अगर आप माइंड की ठीक से निगाह नहीं रखोगे तो वो कंपटीशन के टाइम आपको दुश्मन बनके बीच में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेगा। आपको आपका माइंड फ्रेंड करके चाहिए या दुश्मन करके चाहिए, चॉइस इज योर्स। इसी के साथ मेरा सेशन खत्म होता है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस you can contact me or you can ask me right now. धन्यवाद अमृता जी। दोस्तों, जैसे कि अमृता जी ने कहा, और हमारा जो माइंड है बहुत मायने रखता है। जब हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, जब हम लोग कंपटीशन में जाते हैं, तो इस जो ये नया जो एक विचार है, नई सोच है जो बहुत सारे हमारे साइकिलिस्ट के पास नहीं थी, तो उस सोच से हम लोग अभी इसके आगे सोचना शुरू करेंगे। और अमृता जी एक अच्छी साइकिलिस्ट रह चुकी है, हमारे साइकिलिंग से बिलोंग है, तो वो हमेशा हमें मदद के लिए हमारे साथ रहेंगी, हमारे साथ जुड़ेंगी। और इसी के साथ में बहुत सारे दोस्तों को, कुछ लोग का क्वेश्चन था कुछ की हाउ टू ट्रेन आवर माइंड, टिप्स ऑन हाउ टू ट्रेन। तो मेरे ख्याल से अमृता जी ने वो अपने आखिरी पड़ाव में इसके बारे में भी कहा है। इसके अलावा अगर किसी को क्वेश्चन है कुछ, तो हम लोग 5 मिनट में कुछ क्वेश्चंस लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो किसी को क्वेश्चन है? नरेंद्र जी कुछ है? साक्षी भालेकर। साक्षी प्लीज अनम्यूट करके बात करिए और सिर्फ अपना क्वेश्चन कहना, बाकी शॉर्ट में अपनी क्वेश्चन करिए। साक्षी। दूसरा कौन है? परवेज जी। परवेज जी, आप क्वेश्चंस को टाइप भी कर सकते हैं चैट बॉक्स में, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। आप क्विकली अगर चैट बॉक्स में आपका क्वेश्चन डालें तो प्रोबेबली दैट विल सेव टाइम। बिना हिचकिचाहट के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपका क्वेश्चन कितना भी सिली हो, कितना भी सिंपल हो, आप बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि मेंटल ट्रेनिंग मैम वैशु गभाने। हाँ, कौन है? बोला बट के नहीं। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ, बोलिए। क्वेश्चन मिला मैम मेरा एक क्वेश्चन था, मतलब हम मेडिटेशन करते हैं मैम, तो उसमें मतलब किस प्रकार करना ज्यादा बेनिफिट हो सकता है हमारी साइकिलिंग के लिए? मतलब अभी ये आपने जो सब बताया, मेडिटेशन बहुत इफेक्टफुल होता है, तो इसमें किस प्रकार करना चाहिए? क्योंकि मैम मतलब ट्रेनिंग के पहले मेडिटेशन करते हैं तो इतना ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता है कि मतलब बहुत देर तक हम बैठ के कर सके, तो कम टाइम में मतलब अच्छा बेनिफिट हो तो इसमें करना चाहिए ऐसे। वैशु, बहुत अच्छा सवाल है आपका।
मेडिटेशन के बारे में तो कोई योग एक्सपर्ट ही अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन मैंने आपको जो अभी टेक्निक बताई इसे बेली ब्रीदिंग या डायफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग कहते हैं, जो एक 4-4 टाइप ऑफ ब्रीदिंग है, जो भी एक मेडिटेटिव ब्रीदिंग ही है। ये कब कर सकते हो आप? तो आपको आपका ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना है। ये आप टीवी देखते देखते सीरियल के बीच के ब्रेक्स में कर सकते हो, या फिर आप जब ट्रैवल करते हो कहीं पर तब कर सकते हो। आप जब दोपहर में एक नैप लेते हो या फिर रात को जब आप सोते हो उसके पहले आप 4-4 ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको रोज इस ब्रीदिंग पैटर्न की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप जब ब्रीदिंग पैटर्न फॉलो करते हो तो माइंड और बॉडी को रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स ट्रिगर करना बॉडी सीख जाता है। ये जो ब्रीदिंग पैटर्न आप एक बार ऑटोमेटाइज करोगे तो कंपटीशन से पहले भी अगर आप साइड में जाके उसी ब्रीदिंग पैटर्न को आप करोगे तो माइंड क्विकली समझ के आपको रिलैक्स फील करने के लिए हेल्प कर सकता है। तो मेरा इतना ही कहना है, ये जो आपका ब्रीदिंग पैटर्न वाला ट्रेनिंग है, जब भी मौका मिले तब आपको करना है। ट्रैवलिंग में करो, टीवी देखते हुए करो, वीडियो गेम खेलते खेलते करो, नेटफ्लिक्स देखते देखते करो, जब टाइम मिले तब करो। ओके मैम, थैंक यू। बस करो। थैंक यू। ओके अमृता जी धन्यवाद। जो भी जिसके भी क्वेश्चंस है, जैसे कि मैंने पहले कहा सभी को कि आप अपने क्वेश्चंस या तो मेल करिए या फिर श्री संजय साठी जी के पास भेज दीजिए, हम उसके पर्सनली सबका आंसर देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा शुरू में मैंने कहा है कि आप लोग अपनी तैयारी रखना है और आगे चलना है। मैं यहाँ पे साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के श्री वीएन जी है, उनसे कुछ गुजारिश करूंगा कि वो कुछ थोड़ा मार्गदर्शन करें या अपने विचार यहाँ पे रखें। सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। It was great session. In fact, we are enlightened with this class today. मुझे बहुत खुशी है जितने बहुत ही सौम्य भाषा में मैडम ने जैसे मेंटल टफनेस पर जो आपने क्लास लिया, बिकॉज बीइंग एलीट कोच हम इतना तो जानते थे। हमारे यहाँ भी एक मतलब कि साइकोलॉजिस्ट है एंड शी यूजुअली टेक्स क्लासेस, बट आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें मतलब कि बताया। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैडम को और आपको भी कि जब हमारा एनसीओई हम क्लासेस रखते हैं तो यहाँ पर अबाउट 60 साइकिलिस्ट ट्रेनिंग करते हैं जो पूरे इंडिया के टॉप राइडर्स हैं, और हमें बहुत खुशी होगी अगर आप एक सेशन हमारे खिलाड़ियों को एड्रेस करें तो इट विल बी ए ग्रेट, बिकॉज आपके भाषा इतना वो था, इतने तरीके से आपने समझाया कि खिलाड़ी को बहुत फायदा होगा। हालांकि मैं भी आज इसको काफी अच्छे से सुना हूँ और सीखने की कोशिश किया हूँ, एंड वी विल टेक बेस्ट यूज ऑफ दिस। So in future, whenever we have a plan, I will request Madam and Pratap ji to kindly give this opportunity for our class. Thank you very much, and I personally thanks to Cycling Association of Maharashtra for this great initiative sharing this knowledge platform. Thank you very much, sir. Thank you. थैंक यू सो मच सर। साइकोलॉजी इस विषय से लोग भागते हैं क्योंकि उन्हें माइंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। हम अगर सिंपल लैंग्वेज में रखें तो खिलाड़ी, कोचेस, पेरेंट्स सब समझ के उसका उपयोग करेंगे। आप बिल्कुल प्रताप सर से कहिए, जब भी आपको चाहिए होगा आप उनसे कहिए, और आई विल बी देयर फॉर CFI आल्सो। My pleasure. Thank you so much. अमृता जी, एक दो रिक्वेस्ट आई है कि वो जो आपका पीपीटी आज का जो है वो PDF में अगर हम लोग बिल्कुल सर, मैं आपको भेज दूंगी, आप फॉरवर्ड कर सकते हैं कि, या फिर हम लोग अपनी फिर अमृता से मिलने के बाद हम लोग अपने वेबसाइट पे अपलोड कर लेंगे। और इसके अलावा जो आज का जो सेशन है वो रिकॉर्ड करके हम लोग YouTube पे भी इसको अपलोड कर लेंगे, तो जब भी जिसको चाहिए ये अपना नॉलेज के लिए देख सकते हैं। तो आज का बहुत ही बढ़िया सेशन था, बहुत ही अच्छा। जब तक हम लोग साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है स्पोर्ट्स में, ये तो सिर्फ सोचते थे आज तक, और आज प्रैक्टिकली हमने कुछ उसके बारे में जाना है, और इसके बारे में और हम लोग जानना चाहेंगे। जब हम लोग ये कंटिन्यूएशन में रखेंगे तो अमृता से बात करके या उनसे डिस्कस करके
और इसके लिए हम साइकिलिंग के लिए और इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम लोग जरूर करेंगे। और महाराष्ट्र टीम के लिए तो हम लोग जरूर इसका हम लोग अमृता जी का गाइडेंस लेंगे। तो आज के इस मैं अमृता जी का साइकिलिंग फैमिली की ओर से मतलब वो साइकिलिंग फेडरेशन और साइकिलिंग एसोसिएशन की ओर से मैं उनके बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि वो हमारे साइकिलिंग फैमिली से ही है। और मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि सभी ने ये बहुत अच्छी तरह से शेयर किया, और ये नॉलेज का अपने डे टू डे ट्रेनिंग में और डे टू डे अपने जो अपना प्रोग्राम है उसमें आप लोग कोचेस और साइकिलिस्ट भी उसको अमल करेंगे और अपना जो परफॉर्मेंस है वो सुधारने की कोशिश करेंगे, और ये हम लोग चाहते हैं। और इसके अलावा अगर आपको अगर क्वेरीज है तो आप जरूर संपर्क करें हमारे वेबसाइट पे, या हमें किसी को भी आप लिख सकते हो, मेल कर सकते हो। इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, बीएन जी को बहुत सारी धन्यवाद देता हूँ, और मैं आप सभी की ये फिर से एक दफा आभार मान के आज का ये सेशन कंक्लूड करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। रिक्वेस्ट आहे ज्यांनी YouTube चॅनलला फॉलो केलं नाहीये की ते सबस्क्राईब करा। हा सेमिनार तुम्हाला परत रिकॅप करायला मिळेल। लिंक मैसेजेस में है। जो भी हमारे कैंप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो लिंक शेयर किए हुए हैं मैसेजेस में, आप फॉलो कर सकते हो वहाँ।